आज के इस डीप डाइव में हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है। ये मंजिल विद अंसारी नाम के यूट्यूब चैनल का एक 20 स्लाइड का बहुत ही बेहतरीन मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। हाँ, और अगर पहली स्लाइड देखें तो इसे मुख्य रूप से यूपी टेट और सुपर टेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। मतलब ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास की परतों को खोलते हैं। वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। हाँ, यही है आपकी मंजिल, मंजिल विद अंसारी के साथ। अगर हम स्लाइड 2 पर जाएं तो वहां पुरानी और नई शिक्षा प्रणाली के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींची गई है। जिसे पुरानी विचारधारा कहा गया है, वो एक तरफा प्रक्रिया थी जहां ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित था और पूरा फोकस रटने पर था। या कहो कि रोट लर्निंग पर, जहां शिक्षक क्लास में एक डिक्टेटर की तरह होता था। बिल्कुल, पुरानी व्यवस्था ना एक तरह से पेनड्राइव से डेटा ट्रांसफर करने जैसी थी। और जो नई विचारधारा है, नई शिक्षा एक मल्टीप्लेयर गेम जैसी है जहां सब मिलके सीखते हैं। ये दो तरफा इंटरेक्शन है। और स्लाइड 2 में ये भी साफ लिखा है कि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग ही आज की शिक्षा का आधार है। और मजेदार बात यह है कि इस नई व्यवस्था में तकनीक का भी बड़ा रोल है। इसी स्लाइड में बताया गया है कि टीवी, रेडियो और डिस्टेंस एजुकेशन इसी आधुनिक प्रक्रिया की देन है। हाँ, ये चीजें शिक्षा को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकाल लाती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस करके सीखने वाली अप्रोच को मान लें तो सीखने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? मतलब बच्चा अचानक से तो कुछ नहीं सीखता। यही तो स्लाइड 3 का सबसे अहम पॉइंट है। इसमें सीखने के 4 स्टेप्स या सोपान बताए गए हैं। पहला है शिक्षार्थी की आवश्यकता, दूसरा है सीखने के लिए तैयारी या रेडीनेस, तीसरा है परिस्थितियां या शैक्षिक उपकरण, और चौथा है पारस्परिक विमर्श। और इनमें जो दूसरा स्टेप है ना, तैयारी, वो सबसे क्रिटिकल है। मनोविज्ञान कहता है कि जब तक दिमाग किसी नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तब तक आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। मतलब अगर एक 6 साल के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने बैठ जाए तो वो तैयार नहीं है। बिल्कुल। और स्लाइड 3 में एक पीवाईक्यू फैक्ट भी है कि सही समय पर सही ज्ञान देना ही वास्तविक शिक्षण कला है। ये चारों सोपान एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए बच्चे के पास जरूरत भी है, अच्छे टूल्स भी हैं और शिक्षक भी बहुत बढ़िया है, फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा सीख नहीं पाता। ऐसा क्यों? इसका जवाब स्लाइड 4 में है। वहां सफल अधिगम की दशाएं बताई गई हैं। हाँ, मुझे वहां वो समीकरण बहुत दिलचस्प लगा। मोटिवेशन प्लस सिक्योरिटी इज इक्वल टू सक्सेसफुल लर्निंग, यानी अभिप्रेरण और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मैं मोटिवेशन तो समझती हूँ, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा क्या है? क्लासरूम में जान को खतरा थोड़ी होता है। अरे, ये बहुत ही गहरा सवाल है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा शारीरिक सुरक्षा से बिल्कुल अलग है। इसका सीधा मतलब है, क्या उस माहौल में गलती करने की आजादी है? ओह, मतलब बिना डरे सवाल पूछने की आजादी? हाँ। अगर एक बच्चे को ये डर है कि गलत जवाब देने पर पूरी क्लास हंसेगी या टीचर बेवकूफ कहेगा, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब दिमाग खतरा महसूस करने लगता है। एकदम सही। जब इंसान डरता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार है, वो ब्लॉक हो जाता है। एक डरा हुआ बच्चा केवल सजा से बचने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नया नहीं सीख रहा। बाप रे, तो बहुत ही डराने वाला सच है। अगर डर से दिमाग ही शट डाउन हो गया तो लर्निंग तो जीरो हो गई। तो फिर स्लाइड 5 के हिसाब से सही तरीका क्या है? स्लाइड 5 में शिक्षण की वैकल्पिक अवधारणाओं की बात है। इसमें 3 शब्दों पर बहुत जोर है: प्रयोगधर्मिता, प्रतिपुष्टि और दोहराना। प्रयोगधर्मिता यानी खुद अपने हाथ गंदे करके सीखना, राइट? बिल्कुल। जब इंसान खुद अनुभव करता है तो वो चीज दिमाग में छप जाती है। और दूसरा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। मतलब शिक्षक को पता होना चाहिए कि ज्ञान बच्चे तक पहुंचा या नहीं। हाँ, और तीसरा है दोहराना या प्रैक्टिस। और स्लाइड 6 में एक बहुत प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संबंध निर्माण या अटैचमेंट। उसमें लिखा है कि बिना लगाव के सीखने में हमेशा एक आशंका रहती है। ये इंसानी फितरत है। हम उनसे ही सीखते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। और इसी स्लाइड में प्रभावी सीखने के 3 गोल्डन रूल्स भी हैं। हाँ, विषय को तर्क संगत इकाइयों में बांटना, उससे अर्थपूर्ण बनाना और सक्रिय प्रतिभागिता। बिल्कुल। विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना जरूरी है ताकि दिमाग घबराए नहीं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन मेरा एक और सवाल है। जब हमें किसी को कुछ बिल्कुल ही नया सिखाना हो, जिसका उसे कोई आइडिया ही ना हो,
तब क्या करें? यहीं पर स्लाइड 7 काम आती है। इसमें मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े सुपरस्टार डेविड आसुबेल के शाब्दिक अधिगम सिद्धांत का जिक्र है। आसुबेल का सिद्धांत, उन्होंने क्या कहा था? आसुबेल का कहना था कि नए विचारों को पेश करने का सबसे सही तरीका है सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करें तो सामान्य से विशिष्ट का असल मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई किसी को कंप्यूटर सिखा रहा है, तो सीधे मदरबोर्ड या कोडिंग नहीं पढ़ाएगा ना। पहले एक सामान्य आइडिया देगा कि ये एक मशीन है जो काम आसान करती है। अच्छा, तो पहले एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना है। हाँ, जब दिमाग उस बड़े कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बना लेता है, तब आप उसमें विशिष्ट या स्पेसिफिक डिटेल्स डालते हैं। वाओ, ये एनालॉजी बहुत शानदार है। दिमाग को जानकारी सेव करने के लिए एक बेस चाहिए, और ये बेस बनाने का काम शिक्षक का है। स्लाइड 8 में एक बेहतरीन शिक्षक की पहचान भी बताई गई है। बिल्कुल, इसमें शिक्षक की पूर्व तैयारी का महत्व बताया गया है, जैसे सिलेबस की समझ, स्कूल का सिस्टम जानना। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे वहां लगी वो है बच्चों को उनके नाम से जानना। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब टीचर बच्चे को नाम से बुलाता है तो बच्चा भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। ये सीधा उसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़ा है जिसकी हमने बात की थी। हाँ, बच्चा महसूस करता है कि मेरी भी अहमियत है। और स्लाइड 8 की प्रोटिप यही है कि अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो एक मार्गदर्शक या गाइड का काम करता है। लेकिन असल दुनिया में शिक्षक अक्सर एक दूसरी ही चीज बन जाते हैं, होमवर्क देने वाली मशीन। और ये हमें स्लाइड 9 की तरफ ले जाता है, गृह कार्य का जाल यानी द होमवर्क ट्रैप। ओहो, ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी बीमारी है। होमवर्क अक्सर दंड बन जाता है, बस बच्चों को बिजी रखने का टूल। और इसमें एक बहुत ही खतरनाक पेरेंट्स टीचर दुष्चक्र की बात की गई है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा घर पर खाली न बैठे। हाँ, और इसी दबाव में आकर शिक्षक बिना किसी उद्देश्य के, मतलब एमलेस होमवर्क बच्चों पर थोप देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, नकल को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, वो दोस्तों की कॉपी से उतारते हैं या इंटरनेट से छाप देते हैं। इससे लर्निंग जीरो होती है। और जब बच्चा इस थकावट में गलतियां करता है तो उसे सजा मिलती है। गलतियों से मुझे स्लाइड 10 याद आ गई। हाँ, स्लाइड 10 बहुत ही क्रांतिकारी है। हमारे समाज में सोच है कि गलतियां करना बुरा है। लेकिन मास्टर क्लास का ये नोट्स कहता है कि त्रुटियां सीखने का स्वर्णिम सोपान है, यानी गलतियां सबसे कीमती सीढ़ियां हैं। इसे समझने के लिए बच्चे के दिमाग को समझना होगा। बच्चा वातावरण की नकल करता है, जैसे माँ को देखकर मुस्कुराना। तो फिर ये गलतियां कहाँ से आती हैं? जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका मस्तिष्क बहुत एक्टिव हो जाता है। बच्चे थोड़े रिबेलियस या विद्रोही तरीके से सोचते हैं। वो दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। मतलब वे गलतियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक अलग लॉजिक लगा रहे हैं। एकदम सही। और बड़ों की अवहेलना तभी होती है जब बच्चे को उनके नियमों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए त्रुटियां विकास का बहुत अहम स्तर हैं। और ये बात इतिहास ने साबित की है। स्लाइड 11 एक तरह से ऐतिहासिक गलतियों का हॉल ऑफ फेम है। हमने शुरुआत में जेम्स वॉट की बात की। हाँ, और ऐसे लोनी का भी उदाहरण है वहाँ। वो गणित के प्रमेयों को नए तरीके से हल करते थे, इसलिए उन्हें उपेक्षित किया गया, पर बाद में वो महान गणितज्ञ बने। और रामानुजन, जिनके उत्तर स्कूलों में अक्सर गलत माने जाते थे क्योंकि वे बीच के स्टेप्स छोड़ देते थे। बिल्कुल। और न्यूटन, जिन्हें सेब गिरने पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचना पागलपन लगा था। या फिर गैलीलियो, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पहले उसे एक भयानक भूल मान लिया गया था। इन सब का एक ही निष्कर्ष है, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को गलतियों के नाम पर दबाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ किसी को भी लग सकता है कि अगर हम हर गलती करने दें तो क्लासरूम में अराजकता फैल जाएगी। हाँ, पर यहाँ गलतियों का जश्न मनाने का मतलब गलत तथ्यों को सही मानना नहीं है। इसका मतलब है बच्चे के प्रयास को समझना। मतलब गलती को सजा नहीं, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। सटीक। और ये तभी होगा जब बच्चे का भावनात्मक विकास सही हो। स्लाइड 12 और 14 इसी पर बात करती हैं। घर बनाम स्कूल का माहौल। ओहो, घर तो अत्यंत सुरक्षित होता है, लेकिन स्कूल में बच्चे को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर स्कूल का माहौल प्रतिकूल है, क्रोध और भय से भरा है, तो बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। स्लाइड 12 में साफ चेतावनी है कि भयभीत बच्चा अपनी कमजोरियां छिपाने लगता है। जरा सोचिए, अगर बच्चे को गणित समझ नहीं आ रहा और वो डर से चुप है, तो शिक्षक कभी जान ही नहीं पाएगा। और ऐसे में शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध उलझ जाता है, जो स्लाइड 13 का विषय है,
प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन भी बेचैनी लाती है। इसीलिए स्लाइड 13 में शिक्षक की 3 जिम्मेदारियां हैं। संवेदनशील रहना, गलती पर डांटने की बजाय प्यार की थपकी देना। ओह, प्यार की थपकी। हाँ ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। हाँ, और तीसरा है एक डरमुक्त माहौल बनाना जहां कोई किसी पर हंसे नहीं। लेकिन क्या हर घटना सबको एक जैसा प्रभावित करती है? ये सवाल स्लाइड 15 और 16 उठाती हैं। हाँ, इसे भावनाओं की व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी कहा गया है। भावनाएं घटना में नहीं, व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करती हैं। ओह, स्लाइड 16 में वो 80% अंक वाला जो केस स्टडी है वो कमाल का है। बिल्कुल। मान लीजिए गणित में हमेशा फेल होने वाले छात्र के लिए 80% एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन एक परफेक्शनिस्ट के लिए जिसका लक्ष्य 100% हो, उसके लिए तो ये हार है, वो रोने लगेगा। और जिसे सिर्फ पास होना था उसके लिए ये एकदम न्यूट्रल है। इससे पता चलता है कि भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं। और यही हमें स्लाइड 17 पर लाता है, आत्मस्वीकार्यता बनाम आत्म तिरस्कार। आत्मस्वीकार्यता यानी खुद पर पूर्ण विश्वास और प्रयास, और आत्म तिरस्कार मतलब खुद को निकृष्ट मानना, अपराध बोध से भर जाना। मतलब शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति सकारात्मक रवैया बनाना है। और ये रवैया मूल्यों के बिना अधूरा है, जो स्लाइड 18 का विषय है। मनोवैज्ञानिक अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। लेकिन ये मूल्य सिखाए कैसे जाएं? लेक्चर देकर? बिल्कुल नहीं। प्राथमिक स्तर पर मूल्य सिखाने की सबसे बेस्ट विधि शिक्षक का अपना आदर्श आचरण है। जिसे मॉडलिंग कहते हैं। बच्चे नकल बहुत करते हैं। अगर शिक्षक सही व्यवहार करेगा तो बच्चे भी वही करेंगे। एकदम सही। और शैक्षिक उपलब्धियों का सीधा संबंध आत्मसम्मान से है। वाओ! तो स्लाइड 19 पर आते हुए इस सब का क्या अर्थ निकलता है? चलिए एक 30 सेकंड का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। ओह, अधिगम 2 तरफा है। सफल शिक्षण के लिए मोटिवेशन और सिक्योरिटी चाहिए। आसुबेल का शाब्दिक अधिगम कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। होमवर्क एक जाल बन सकता है। त्रुटियां सीखने का अहम हिस्सा है। बच्चे मुस्कुराना भी नकल से सीखते हैं। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का अपना आदर्श आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। परफेक्ट। और अब हम इस प्रेजेंटेशन के बिल्कुल अंत में हैं। स्लाइड 20 का अंतिम संदेश। मंजिलविद अंसारी के इस मास्टर क्लास का आउट्रो है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली रिवीजन करो। हाँ, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमने समझा कि सीखना सिर्फ रटना नहीं है, ये बिना डरे गलतियां करने और सुरक्षित महसूस करने के बारे में है। एक ऐसा माहौल जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता को निखार सके। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।